हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहूंगा। और उस कंसेप्ट और उस थ्योरी में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो देखो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त, कार्बन युक्त और हाइड्रोजन युक्त। मतलब है कि वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आखिर ये बने किसके होते हैं। तो देखिए प्रोटीन बनी होती है अमीनो अम्ल की। प्रोटीन बनी होती है अमीनो अम्ल की। और अमीनो अम्ल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। और कुछ अमीनो अम्ल है उसमें सल्फर भी होता है। इसीलिए कभी कभार ये पूछा जाता है कि प्रोटीन या अमीनो अम्ल के अंदर आखिर कौन से एलिमेंट है और कौन से नहीं है। तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ प्रोटीन को जब परिभाषित किया जाता है तो कैसे कि प्रोटीन वे नाइट्रोजनीकृत और नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है। अब इनमें हम बात करें कि प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है। तो प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन एक बहुलक इकाई होती है क्योंकि इसका अणुभार बहुत अधिक होता है और इसके साथ साथ ये अमीनो अम्ल जैसी छोटी एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए जब एकलक इकाई पूछी जाए, जिसको आप मोनोमर कहते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन की एकलक इकाई होती है। अब सबसे सिंपल अमीनो अम्ल, सबसे सरलतम और सबसे पहली बार जो खोजा गया अमीनो अम्ल है उसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सरलतम है और उसके साथ साथ सर्वप्रथम खोजा गया है। सबसे पहले इसी अमीनो अम्ल की खोज हुई है। ये अमीनो अम्ल इसकी खासियत हुआ करती है कि सामान्यतः सभी अमीनो अम्ल हुआ करते हैं प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो न तो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा पाते हैं, न एंटी क्लॉकवाइज। मतलब न तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा पाते हैं, न घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमा पाते हैं। तो ऐसे अमीनो अम्ल हैं वो प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं। लेकिन इनमें से एक अमीनो अम्ल ऐसा है, इनमें से एक अमीनो अम्ल ऐसा है वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एकमात्र अमीनो अम्ल है जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल की जो प्रकार है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। संरचना के आधार पर हम देखें कि स्ट्रक्चर के बेस पर देखें तो अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जैसे कार्बन है। और सबसे सिंपल अमीनो अम्ल बना रहा हूं मैं, जिसे ग्लाइसिन कहते हैं। एक तरफ NH2 और दूसरी तरफ COOH। इसका मतलब ये हुआ कि ये एमीन ग्रुप कहलाता है और ये अम्ल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये अम्लीय ग्रुप है। दोनों को मिला दिया जाए तो एमिनो अम्ल, इसका मतलब अमीनो अम्ल बनते हैं। तो अमीनो अम्ल आखिर नाम यहाँ से आया। ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें एक एमीन ग्रुप है और एक अम्लीय ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ऐसे अमीनो अम्ल कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उदासीन अमीनो। लेकिन कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें NH2 समूह तो एक ही है लेकिन COOH समूह दो है, तो अम्लीय प्रकृति होगी इनकी, अम्लीय अमीनो अम्ल। और उसके बाद तीसरा जो प्रकार होता है एमीन क्षारीय होता है। यदि NH2 अगर डबल हुए, दो हुए, तीन हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी प्रकृति क्षारीय होगी। तो अमीनो अम्ल तीसरे प्रकार के होते हैं, वो है क्षारीय अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर उदासीन अमीनो अम्ल और साथ में अम्लीय और उसके बाद क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। सबसे सरलतम अमीनो अम्ल ग्लाइसिन होता है। अब ये अमीनो अम्ल हुआ करते हैं, उन अमीनो अम्ल की आखिर खासियत क्या देगी। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो अमीनो अम्ल आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो उसका आंसर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है देखिए आप, जिसे आप पेप्टाइड बंध कहते हैं,
वो आखिर बनता कैसे है? तो पेप्टाइड बंध, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, उसके बनाने का तरीका क्या है? जब एक अमीनो अम्ल का NH2 समूह, जैसे मैंने कहा एक अमीनो अम्ल इधर लिया, उसका NH2 समूह जब किसी दूसरे अमीनो, ये तो एक अमीनो अम्ल, इसका NH2 समूह जब किसी दूसरे अमीनो अम्ल की, ये दूसरा अमीनो अम्ल है, COOH समूह के साथ में जुड़ने की कोशिश करता है, ये दूसरा अमीनो, एक का अमीनो अम्ल दूसरे के, एक अमीनो अम्ल का एमीन समूह दूसरे के कार्बोक्सिल समूह से जब जुड़ता है तो इसमें से H, इसमें से OH निकल जाता है, और जैसे निकलेगा जो दोनों अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ते कैसे हैं? वो ऐसे जुड़े, CO बच जाएगा। आप देखिए ये जो समूह है, ये एमाइड समूह है, और यही एमाइड समूह, एमाइड ग्रुप को पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, जिसे आप पेप्टाइड बंध। तो ऐसे मैंने दो अमीनो अम्ल बताए, ऐसे ढेर सारे अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो उस पूरी स्ट्रक्चर को, पूरी संरचना को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और पॉलीपेप्टाइड वास्तव में इसका नाम है, प्रोटीन का नाम। तो इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड है जिसमें ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और प्रोटीन का निर्माण कराते हैं, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड किसका दूसरा नाम है, पूछा जाता है, प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड है। अब हम बात करें कि जो प्रोटीन है जिसे आप पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, उसके बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपके पास दो अमीनो अम्ल है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? तो देखिए आप, दो अमीनो अम्ल है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? एक। तीन अमीनो अम्ल होंगे तो कितने होंगे? दो। इसका मतलब ये हुआ कि अमीनो अम्ल की जो संख्या दी है, आप उसे अगर 50 अमीनो अम्ल है तो आखिर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? तो आप एक कम कर दीजिए, 50 है तो 49 होंगे, दैट मीन्स 50 है तो 49 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अब देखिए प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर आखिर काम क्या करती है? देखो प्रोटीन है हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है उसकी स्किन मानते हैं, और स्किन की पूरी स्किन किसकी बनी होती है? प्रोटीन। दूसरा, हमारी मांसपेशियां हुआ करती हैं, जो हमारी मसल हुआ करती है उनमें प्रोटीन हुआ करती है, उस प्रोटीन को कॉन्ट्रैक्टाइल यानी संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। और संकुचनशील प्रोटीन में आखिर है क्या? तो दो प्रोटीन होती है, एक एक्टिन और दूसरी मायोसिन। आपके रक्त में प्रोटीन हुआ करती है जो कि ऑक्सीजन गैस का परिवहन करती है, तो उस प्रोटीन को, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन का नाम क्या है? उसका नाम है हीमोग्लोबिन। फिर हमारे शरीर को प्रतिरक्षा देती है, इम्यूनिटी बनाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, वो प्रोटीन कौन सी है? तो हम कहते हैं वो है इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन, और इसी इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं। यही है एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में संक्रमण से बचाती है। तो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है। तो प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ करता है, हमारे शरीर में जहां भी रिपेयरमेंट की बात आती है प्रोटीन ही किया करती है। चलिए उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, लिपिड। लिपिड वो बायोमोलिक्यूल और जैव अणु हुआ करता है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए गांव के किसान जो सुबह से शाम तक खेती करते रहते हैं, उनको यदि वो घी का उपयोग करते हैं तो बेहतरीन डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही घी यदि उतनी ही मात्रा में किसी शहर के पर्सन को पिला दिया जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। कारण कि वो लिपिड की डाइजेशन की सबसे बढ़िया कैपेसिटी उस पर्सन के अंदर होती है जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, मेहनत ज्यादा करता है। अब लिपिड जब टूटता है तो लिपिड आखिर है क्या? वो जैव अणु हुआ करता है जो ऊर्जा सबसे ज्यादा देता है। लिपिड के टूटने पर एक तो बनते हैं वसी अम्ल, फैटी एसिड, वसी अम्ल, और साथ में बनता है ग्लिसरॉल। जब हम फैट और लिपिड की बात करते हैं, ये वसा और तेल की बात करते हैं, तो उसका अगर डाइजेशन आपके शरीर का कौन सा अंग करता है, तो देखो इसके डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए हम बात करें तो पाचन के लिए
आपके शरीर में होता है लीवर, जिसको आप यकृत कहते हैं, वो सबसे बेहतरीन करता है, क्योंकि लीवर के अंदर लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस, जिसको आप पित्तरस कहते हैं। और बाइल जूस पायसीकरण अभिक्रिया के द्वारा, कौन सी अभिक्रिया, इमल्सिफिकेशन, जो लोग कहते हैं पायसीकरण, इस अभिक्रिया के द्वारा वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटा छोटे अणुओं में तोड़ देता है, और इस वजह से धीमे धीमे वसा का पाचन होता है, और पाचन वसा का होने के बाद में यहाँ पर दूसरे एंजाइम काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में यहाँ पर लिपिड का बहुत बड़ा काम होता है। लिपिड के काम क्या है, सबसे पहले आपकी कोशिका की जो झिल्ली हुआ करती है, कार्य की बात करें, कोशिका की झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। उसके बाद दूसरा, हायर कैलोरीफिक वैल्यू जिनकी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, वो भी यही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और तीसरा एक और काम है कि जो नर्व न्यूरॉन जो हुआ करते हैं, उनकी एक लेयर होती है एक्सॉन, जो न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग है, वो भी उसके चारों तरफ भी किसकी लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो ढेर सारे काम आपके बॉडी के अंदर हुआ करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर इसको इस तरह से पढ़ा जाए कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रा मीन्स होता है वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। और इनमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। मुख्य रूप से तीन मिलते हैं। तो पहले ये माना जाता था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलने वाले कार्बनिक अणु ही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जिनमें इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। हम बात करें तो पहले ये माना जाता था 1:2:1। तो ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मानते हैं। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो 1:2:1 आता है। लेकिन हमने बाद में देखा कि ऐसे ढेर सारे पदार्थ हुआ करते हैं जिनमें जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में CH3OH, मेरे पास में C2H5OH, CH3COOH, ये अल्कोहल और ये एसिडिक अम्ल। इनमें आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है, लेकिन इनमें रेशियो 1:2:1 नहीं है, और है भी तब भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं माने जाते, क्योंकि ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और ये अम्ल। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट की एक नई परिभाषा हुई, और कार्बोहाइड्रेट की इस नई परिभाषा में ये बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, जिनकी मिलने पर भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बना करते हैं, या फिर जिनके जल विघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलते हैं। जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में ग्लूकोज, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में फ्रक्टोज, दोनों मिलकर बनाती हैं सुक्रोज, दोनों मिलकर सुक्रोज बनाती है। तो देखो, सुक्रोज है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ग्लूकोज है वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज है वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब इसमें ढेर सारे OH होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें ढेर सारे OH और कीटोन ग्रुप होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के नाम। अब हम कार्बोहाइड्रेट है उनमें से, कार्बोहाइड्रेट का जो एक क्लासिफिकेशन है, ये कार्बोहाइड्रेट है उनको सैकेराइड भी कहते हैं, इसीलिए सबसे सरलतम होते हैं वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट। दूसरे हुआ करते हैं वो है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड।
तीसरा जो टाइप होता है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम होते हैं, सरलतम है। इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इसका मतलब इनका आगे जल अपघटन नहीं होता। जल अपघटन नहीं होता है। मोनोसेकेराइड में सबसे सिंपल और सबसे सरलतम हुआ करते हैं, इनके आगे गिरफ्तार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक आता है ग्लूकोज और दूसरा आता है फ्रक्टोज। ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है ऐसे सेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट जो सरलतम नहीं है, जिनकी टूटने पर कम से कम 10 अणु, 2 से लेकर 10 अणु तक मिलते हैं। 2 मिलते हैं तो डाइसेकेराइड कहलाता है, 3 मिलते हैं ट्राइसेकेराइड कहलाता है, 4 मिलते हैं टेट्रासेकेराइड कहलाता है, 2 से लेकर 10 अणु मिले तो जब टूटता है तो एक ग्लूकोज मिलता है और दूसरा फ्रक्टोज मिलता है, 2 मिल गए आप। इसी तरह से लैक्टोज, लैक्टोज जब टूटता है तो एक ग्लूकोज मिलता है और दूसरा गैलेक्टोज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके टूटने पर 2 या 2 से अधिक और अधिकतम में 10 आएंगे ना, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलने पर ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके टूटने पर 100 या 100 से अधिक, 200, 500, 1000 अणु मिला करते हैं, तब वो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज, ये पॉलीसैकेराइड के उदाहरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे जल अपघटन के आधार पर 3 तरह के हुए, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। उसके बाद हम बताएं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले ग्लूकोज वो शर्करा होती है जिसमें 6 कार्बन है, इसीलिए इनको हेक्सोज शुगर कहते हैं। इसका सूत्र C6H12O6 होता है और इसको डेक्स्ट्रो शुगर भी कहते हैं। डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सबकी मिठास फ्रक्टोज शुगर के कारण होती है, कि वो दूसरे पर हम फ्रक्टोज पढ़ते हैं। ये भी हेक्सोज शुगर है, इसका फॉर्मूला भी यही होता है और इसको लेब्यूलोज कहते हैं, इसको डेक्सट्रोज कहते हैं, ये लेब्यूलोज कहलाता है। अब यहाँ पर फ्रक्टोज शुगर के बारे में, फ्रक्टोज का संबंध फ्रूट से होता है। जितने भी फल होते हैं उन सबकी मिठास फ्रक्टोज की वजह से होती है, लेकिन जो ग्रेप्स होते हैं उनकी मिठास ग्लूकोज की वजह से होती है। ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है। और आप देखेंगे स्टार्च के बारे में, सॉरी सुक्रोज के बारे में। तो यहाँ पर आप सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज के डेवलपमेंट करने पर आपको एक तो ग्लूकोज मिलता है और दूसरा फ्रक्टोज मिलता है। सुक्रोज का जो जल अपघटन है उसको इनवर्जन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसको इन्वर्टेज कहते हैं। इनवर्जन कहा जाता है। सुक्रोज के हम यूज करते हैं, एक तो पहली शुगर जिसका नाम और दूसरा इसका नाम होता है इनवर्ट शुगर। और लेकिन स्टार्च है वो केवल ग्लूकोज के बना होता है, पॉलीसैकेराइड है, होमो पॉलीसैकेराइड में आता है, ग्लूकोज का बना हुआ है स्टार्च। ये पेड़ पौधों के अंदर स्टोरेज मटेरियल, स्टोरेज फूड मटेरियल इन द प्लांट्स, फूड इन प्लांट्स। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है, जिसके टूटने के बाद ग्लूकोज मिलता है, जिसे आप ग्लाइकोजन कहते हैं। ये भी स्टोरेज फूड मटेरियल है, ये प्लांट में नहीं, ये है एनिमल्स। तो हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें और एनिमल्स की बात करें,
तो भोजन का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इसीलिए इस ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं? ग्लाइकोजन को। प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल कौन सा होता है? स्टार्च। इनवर्ट शुगर किसको कहते हैं? सुक्रोज को। फलों की मिठास किसके कारण होती है? फ्रक्टोज के कारण। ग्रेप्स की मिठास किसके कारण होती है? ग्लूकोज के कारण। ये तो इम्पोर्टेंट कुछ लाइंस थी। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के बाद विटामिन। देख, विटामिन में लिखा हुआ है वाइटल एमीन्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एमीन्स वाले कंपाउंड जो कि सेल की, जो लिविंग सेल के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करते हैं, और इनकी अमाउंट बहुत कम अमाउंट की जरूरत पड़ती है, बहुत कम चाहिए, ट्रेस अमाउंट चाहिए इनकी, बहुत कम अमाउंट में इनकी आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम अमाउंट में। लेकिन यदि ये कम अमाउंट भी यदि नहीं है तो इनकी कमी हो जाती है, और कमी से फिर बीमारियां होती है। इसीलिए विटामिन ए की कमी से बीमारी आपने सुनी होगी, विटामिन बी 1 की कमी से सुनी होगी। विटामिन अगर देखी जाए तो दो तरह की होती है। एक तो होती है फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलनशील। दूसरी होती है वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुलनशील। फैट सॉल्यूबल विटामिन होती है, उसमें आते हैं, इसमें हम जो पढ़ते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। बाकी बची हुई होती है वाटर सॉल्यूबल, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। देखिए यहाँ पर फैट सॉल्यूबल विटामिन ऐसी विटामिन जो कि फैट में डिजोल्व होती है, पानी में डिजोल्व नहीं होती, फैट सॉल्यूबल कहलाती है। अब आपके शरीर से बसा तो बाहर निकलता नहीं है, तो इसका मतलब बसा में घुलने वाली विटामिन है, उनकी कमी होने के चांस सबसे कम है। लेकिन वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, वाटर आपकी बॉडी से निकलता है यूरिन के फॉर्म में, किडनी से। इनका आपकी बॉडी से लगातार एक्सक्रीशन होता रहता है, निकलती रहती है। इसीलिए इनका स्टोरेज आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता। इसीलिए जब हम कमी की बात करते हैं तो अक्सर किसकी कमी होती है? पानी में घुलनशील विटामिन की कमी हुआ करती है। अब यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो यहाँ पर देखिए हम विटामिन के बारे में हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन के। सबसे बड़ी बात ये फैट सॉल्युबल है। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो नेफ्थाक्विनोन है, नेफ्थाक्विनोन या फिलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के का मुख्य काम क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का जमाना। जब आपको चोट लगती है तो चोट लगते समय, चोट लगने के बाद में जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड, वो ब्लड होता है कुछ समय के बाद में जम जाता है, रुक जाती है ब्लीडिंग। तो ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन चाहिए? विटामिन की। यदि इसकी कमी हो जाती है तो कमी से आखिर कौन सी बीमारी होती है? कमी से बीमारी होती है हीमोरेजिया, हीमोरेज होता है। हीमोरेज का मतलब होता है कि यदि विटामिन के कम है, तो जब आपको चोट लगेगी तो ब्लड है निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, वो धक्का बन नहीं पा रहा है, इसी ब्लड लॉस होता है, इसको हीमोरेज कहते हैं। अगली विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई है और उसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, जितनी भी विटामिन हुआ करती है उनमें से ये वो विटामिन है जो कि ब्यूटी वाली क्रीम आया करती है, उन क्रीम के अंदर विटामिन ई है, वो मिक्स होती है, ब्यूटी विटामिन के नाम से है, और इसको साइंटिफिक तौर से टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करती है, स्किन की ग्लॉसीनेस भी बढ़ाती है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, प्रजनन क्षमता है, उसको बनाए रखती है। यदि इस विटामिन की कमी हो जाए तो अक्सर होते हैं कमी से नपुंसकता हो जाए, मतलब है प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, नपुंसकता आती है। इसकी वजह से इसको फर्टिलिटी भी कहते हैं, इनफर्टिलिटी।
अब हम बात करते हैं विटामिन के और विटामिन ई के बाद में। विटामिन के और विटामिन ई के बाद में हम बात करते हैं अगली विटामिन, विटामिन डी। चलो हम इसी पर समझाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी है उसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है। कैल्सी का मतलब कैल्शियम से संबंधित है। मतलब आप जो खाने में कैल्शियम लेते हैं उस कैल्शियम को आपके दांतों में और हड्डियों में ले जाने का काम इस विटामिन का होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपकी त्वचा के अंदर बनती है। इसीलिए कई पूछा कि सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली विटामिन कौन सी है, तो विटामिन डी ही उसका आंसर होता है। लेकिन याद रखिए ये सूर्य के प्रकाश में नहीं होती। सूर्य के प्रकाश है उसकी उपस्थिति में हमारी त्वचा के अंदर, स्किन के अंदर बनती है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनने वाली विटामिन का नाम विटामिन डी है। विटामिन डी यदि छोटे बच्चों में है तो हड्डियों को मजबूती करती है और दांतों को मजबूती देती है। जब छोटे बच्चों में इसकी कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, तो समझ जाइए कमी से छोटे बच्चों में बीमारी होती है रिकेट्स, जिसमें उनका वजन बढ़ता है। लेकिन उम्र बढ़ती है, वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने के साथ में उनकी हड्डियां उनके वजन को टॉलरेट नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो खड़े होते ही गिर जाते हैं, खड़े होते ही गिर जाते हैं। बस समझ जाइए कि वो रिकेट्स है। और इसकी कमी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो पैर होते हैं धनुष के जैसे हो जाते हैं। इस बीमारी का नाम धनुष टंकार होता है। लेकिन एडल्ट में बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इसमें हड्डियां हैं, मजबूती खत्म हो जाती है। ये होती है बच्चों में, ये होती है एडल्ट में, आप जैसे युवाओं में। और उसके बाद जब आप बचपन के बाद 55 में पहुंचते हैं, मतलब बुढ़ापे में जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, तब हड्डी के अंदर पोर्स बन जाते हैं, मजबूती खत्म हो जाती है। इसीलिए बुजुर्ग में जब भी फ्रैक्चर होता है वो आसानी से कभी भी जुड़ता नहीं है। एज पर्सन में हुआ। ये विटामिन डी की कमी से कुछ रोग आपको बताए थे। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का संबंध आपकी रेटिना से है, इसीलिए रेटिना आंखों में होती है, रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन ए आंखों को स्वस्थ बनाने में आपकी सहायता करती है। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन ए की यदि कमी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सस्ती चीजें गाजर, आम, पपीता, इन तीनों चीजों को यदि आप हर्बीवोरस शाकाहारी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ समय बाद विटामिन ए की कमी हो जाती है और आंखों की रोशनी कम हो जाती है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं आप, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप रतौंधी कहते हैं। और इसके बाद हम बात करें विटामिन ए की बात में, वाटर सॉल्युबल विटामिन डी, पानी में घुलनशील। तो विटामिन है विटामिन सी, सबसे बढ़िया बात ये पानी में घुल जाती है, पानी में घुलनशील है। विटामिन सी है ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देती है। इसीलिए कोरोना समय पर आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा एक फीवर टैबलेट आती है जिसको आप अ, तोड़ते नहीं हैं, चबाते रहते हैं, और उसका नाम था लिम्सी। ये ब्रांड नेम है उसका, लिम्सी। और लिम्सी नाम से वो टैबलेट आती है, उसमें विटामिन सी होती है, खट्टी सी होती है, जिस तरह संतरे की गोली खाते हैं ठीक वैसी जूस उसको यूज करते हैं। तो विटामिन सी है वो आकर लिम्सी के अंदर प्रेजेंट है। तो विटामिन सी नॉर्मली कहाँ मिलेगी? विटामिन सी सिट्रिक एसिड जहाँ मिलता है अक्सर, सिट्रेसी फैमिली वाले, जैसे लेमन है, जैसे ऑरेंज है, जैसे आंवला है, उसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से एक रोग देखा गया, उस रोग का नाम है सर्दी। सबसे पहली बीमारी, विटामिन की कमी से होने वाली सबसे पहली बीमारी का नाम स्कर्वी है। और ये लंबे समय तक बना रहा तो दांतों में पायरिया हो जाता। अगला है विटामिन सी के बाद में अंतिम विटामिन है विटामिन बी। आपको पता है कि विटामिन बी को कभी अकेला नहीं बोलते, इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन बी 1 होती है, बी 2 होती है, बी 3 होती है, बी 5 होती है, बी 7 होती है, और अक्सर बी 12 हुआ करती है। मैं इसमें इंपोर्टेंट कुछ विटामिन आपको बता देता हूँ, जैसे विटामिन बी 1
इसकी कमी हो जाए तो वेरी वेरी बीमारी होती है। यहाँ पर विटामिन B12 आपकी आरबीसी की मैचुरेशन के लिए चाहिए। और यदि विटामिन B12 की कमी हो जाए तो एक एनीमिया होता है जिसका नाम होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसके बारे में आपको बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण एक और भी है कि ये मात्र ऐसी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये एक मात्र ऐसी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो पानी में घुल जाती है लेकिन फिर भी आपके शरीर से बाहर नहीं आती है, शरीर के अंदर स्टोर रहती है, स्टोर्ड इन बॉडी। ये आपकी विटामिन का पूरा पोर्शन था, जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट थे वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम, सभी एंजाइम का नेचर क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम को बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं, मतलब इनको जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। जैव उत्प्रेरक ये जीव के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एंजाइम में ढेर सारे होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उदाहरण के तौर पर तो एंजाइम में प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन, प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के पाचन के लिए एमाइलेज, और उसके बाद पेप्सिन, एमाइलेज, और उसके बाद लिपिड के पाचन के लिए लाइपेज। ऐसे एंजाइम हुआ करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का, और लाइपेज लिपिड का पाचन करते हैं। इस तरह से एंजाइम वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ब्रेक के बाद। गुड बाय, टेक केयर।